आप देख रहे हैं अन्य बिहारी चैनल पर आपका ये स्वागत। पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिनांक 5 सितंबर सन 1997 ये वो तारीख थे जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। जहनी तौर पर जो जख्म 5 सितंबर की उस रात को मुझे मिला, वो जख्म आज भी मुझे कचोटते हैं और शायद उम्र भर मुझे कचोटते ही रहेंगे। दरअसल 5 सितंबर की रात को मौसम अचानक ही खराब होने लगा था। पहले आधी रात, फिर गरजते काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया। चूंकि ट्रक पहले से ही ओवरलोड था, तो ऐसे में ट्रक की स्पीड पहले से ही कम थी। मगर अब मौसम को देखते हुए मुझे कभी भी ट्रक को रोकना पड़ सकता था। फिर जब हम नेशनल हाईवे 113 पर पहुंचे, तो तब तक आसमान में छाए हुए बादल एकदम से फट पड़े, जिसके चलते मुझे ट्रक तुरंत ही रोकना पड़ा। हाईवे के किनारे ट्रक लगाने के बाद अब बस बारिश के थमने का ही इंतज़ार करना था। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जाकर वो काले बादल बरस के चले गए और अब बादलों के जाने के बाद हमारी बारी थी वहाँ से जाने की। फिर जब मैंने ट्रक को स्टार्ट करना चाहा, तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। पता नहीं बैठे बिठाए ये कौन सी खराबी आ गई थी। खैर, उस वक्त मेरे पास ट्रक से उतरकर खराबी का पता लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लिहाजन मैं और मेरे साथ ड्राइवर सुशील, जो अभी तक सो रहा था, मैं उसे जगाते हुए बोला, अरे सुशील, देख यार, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही है, देख तो ज़रा क्या खराबी है इसमें। फिर हम दोनों ही ट्रक से नीचे उतरे। फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम दोनों ने पूरे ट्रक की अच्छे से जांच कर ली, मगर हम दोनों को ही अब तक ट्रक में कोई खराबी ही नहीं मिली थी। ऊपर से बीतते वक्त के साथ रात भी गहराती जा रही थी। दूर दूर तक लहराते खेत और सनसनाती हवाओं के अलावा वहाँ पर कोई तीसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मुझे चिंता तो इस बात की थी, अगर जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो माल वक्त पर डिलीवर नहीं हो पाएगा। मैं अभी अपने सर पर हाथ रखे हाईवे के किनारे खड़ा ये सोच रहा था कि तभी सुशील ट्रक की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालते हुए बोला, अरे मकरांत, ये पानी की बोतल कहाँ पर रखी है? तो इस पर मैंने कहा, वो वहीं कहीं होगी, ध्यान से देख, मिल जाएगी। मेरे इतना कहने के बाद सुशील पानी की बोतल ढूंढने लगा और वहीं मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा था। तभी सुशील ट्रक के अंदर से बोला, अरे पानी की बोतल तो खाली है। ये बोलते हुए वो ट्रक से उतरा और मेरे पास आकर बोला, मकरांत, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, मैंने उसे टोकते हुए कहा, अरे क्या तू पानी के पीछे पड़ा है यार? वैसे भी सुनसान हाईवे पर तुझे पानी कहाँ मिलेगा? इस पर सुशील चलते हुए बोला, अरे मैंने वो पीछे एक पेड़ के नीचे कुछ मटकियाँ रखी हुई देखी थी, शायद वो किसी ने यहाँ पर प्याऊ लगाया है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। पल भर में वो इतना दूर चला गया था कि मुझे वो सीधी सड़क पर भी अब नजर नहीं आ रहा था। सुशील के जाने के बाद मैं यही सोच रहा था कि आखिर ट्रक रिस्टार्ट हो क्यों नहीं पा रही है। मैंने एक बार और ट्रक रिस्टार्ट करने की सोची और मैं ट्रक रिस्टार्ट करने के लिए ट्रक में वापस चढ़ा। और जैसे ही मैंने ट्रक रिस्टार्ट किया तो ट्रक चालू हो गई। ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल का इंजन भी खुशी से झूम उठा। मैंने तुरंत ही ट्रक को रिवर्स में लेना शुरू किया ताकि सुशील को पिक कर लूं। मैं हॉर्न बजाते हुए ट्रक पीछे लेने लगा, पर काफ़ी पीछे आने के बावजूद मुझे सुशील कहीं नहीं दिखा। मैं इस बात से हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी वो कितनी दूर निकल गया है, क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब मैं ट्रक में बैठे बैठे ही सुशील को आवाज़ देने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अभी ट्रक को पीछे की तरफ लेता ही जा रहा था कि ट्रक के साइड मिरर में मुझे एक बड़ा घना पेड़ दिखा, जिसके नीचे घड़े यानी पानी के मटके रखे हुए थे। उन मटकों को देखकर मुझे लगा कि हो ना हो सुशील इन्हीं मटकों की बात कर रहा था। मैं तुरंत ही ट्रक से उतरा और सुशील का नाम पुकारते हुए उस घने पेड़ की तरफ बढ़ा। चूंकि सूरज कब का ढल चुका था, तो वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो उतना साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से जोरदार बारिश ने जमीन को फिसलनदार बनाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। फिर मैं जैसे तैसे उस घने पेड़ के नीचे पहुंचा, जिसके नीचे कई सारी मटकियां रखी हुई थीं। मैं अभी उस पेड़ के आसपास ही देख रहा था कि तभी मेरे पीछे कुछ बहुत जोर से गिरा,
जिसकी आवाज़ सुनकर एक पल को मेरी सांसें ही थम गई। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि कोई लोहे का बोर्ड नीचे गिरा पड़ा है। शायद तेज बारिश ने ज़मीन को ढीला कर दिया था और मैं अभी पेड़ के आसपास ही देख रहा था कि मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो उस पेड़ की कुछ ही दूरी से आ रही थी। फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि कुछ दूरी पर कोई है, यानी कि कोई गिरा पड़ा है जो छटपटा रहा था। मुझे लगा कि सुशीली होगा। मैं तुरंत ही उसी की तरफ बढ़ा। फिर जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो सुशीली है, पर उसका पूरा का पूरा सिर मटके के अंदर घुसा हुआ था। सुशील को ऐसी हालत में देखकर मैं हंसते हुए बोला, अरे तेरे से ज़्यादा तो समझदार वो पंचतंत्र का कौवा था, और एक तू है जो अपना पूरा का पूरा सर मटकी में फंसाया हुआ है। मैं ये बोलते हुए उसके करीब गया और उसके सिर को मटके से निकालने की कोशिश करने लगा, मगर वो मटका इस कदर उसके सिर में फंसा हुआ था कि सुशील का सिर बाहर ही नहीं आ रहा था। साथ ही मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सुशील का सिर मटके के अंदर गया तो गया कैसे। वहीं सुशील अभी भी छटपटाए जा रहा था। जब मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो मैंने वही ज़मीन से एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से मटकी फोड़ दी। मटकी के फोड़ते ही मटकी से बेतहासा खून बहने लगा था और सुशील तो वहीं औंधे मुंह नीचे गिरा पड़ा था। उस वक्त मैं इतना सारा खून देखकर इस कदर डर गया था कि डर के मारे मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। मैं जल्दी से सुशील की तरफ बढ़ा और उसे हाथ लगाते हुए उससे बोला, तू ठीक तो है ना? और ये बोलते हुए जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि वो सांस ही नहीं ले रहा है और उसका शरीर भी बर्फ की तरह एकदम ठंडा है। मैंने जैसे उसका चेहरा पलटकर देखा तो मैं चीखते हुए 2-4 कदम पीछे जा गिरा। दरअसल सुशील का चेहरा एकदम से गायब था, मानो किसी जानवर ने उसका चेहरा खा लिया हो। मैं अपनी जान बचाने के लिए उसी वक्त वहां से भागा और गिरता बजरता अपनी ट्रक तक पहुंचा। ट्रक तक पहुंचते ही मैं ट्रक में बैठा और मैं बस ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की के शीशे पर खून लगा हुआ था। तभी मैंने बिना देरी किए ट्रक स्टार्ट की और वहां से बड़ी तेजी से निकला। मैं अभी वहां से निकल ही रहा था कि अचानक से कोई मेरे ट्रक के सामने आ गया, जिस वजह से मैं उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। ट्रक के सामने वाला शीशा खून और मांस के चितड़ों से सन गया था। डर के मारे मैं बेतहासा ट्रक को भगाए जा रहा था। इसी बीच जब मेरी नज़र ट्रक की साइड मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा कि सुशील ठीक ट्रक के पीछे पीछे भागे आ रहा है। मैं ये तो समझ गया था कि वो अब सुशील नहीं है और मैं ट्रक भगाता ही रहा। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आते आते मुझे कुछ होने लगा था। फिर जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे हाथों की नसें मोटी और काली पड़ने लगी हैं। मैं अभी अपने हाथों की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरा ट्रक डिवाइडर से टकराते हुए एकदम से पलट गया। ट्रक के पलटने के साथ मेरी भी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंखें खुली तो सूरज निकल आया था और मैं किसी पेड़ के नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। फिर जब मैं उठकर बैठा तो मैंने पाया कि मेरे आसपास काफ़ी लोग जमा हैं जो मुझे बड़े अजीब ढंग से घूरे जा रहे थे। तभी उनके बीच बैठा एक बुजुर्ग आदमी मेरे करीब आया और बोला, क्या तुमने खबड़िया हाईवे के किनारे पेड़ के नीचे रखे मांस के मटकों को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया है? मटकों का नाम सुनते ही मैं उस आदमी से बोला, हाँ, वो मेरे दोस्त का सिर उस मटकी में फंस गया था और मैंने उसे उस मटकी से बाहर निकालने के लिए वो मटकी तोड़ दी, मगर आपको कैसे पता चला? इस पर वो मेरे हाथ पे अपना हाथ फेरते हुए बोला, इन काली मोटी पड़ी नसों को देखकर तुमने वो मटकी फोड़कर अपनी जान की कुर्बानी दी है। कुछ दिनों में तुम्हारे शरीर की सभी नसें इतनी फूल जाएंगी कि वो जकड़ पड़ेंगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। उस बूढ़े बाबा की बात से ये तो साफ जाहिर था कि बाबा को उन मटकों के बारे में सब कुछ पता था, और जिससे मुझे लगा कि बाबा के पास ज़रूर कोई उपाय होगा। लिहाजन मैंने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, आप कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। इस पर उस बाबा ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर हाँ वो कर सकता है जिसने वो मांस की मटकियाँ बनाई हैं। ये सुनते ही मैं एकदम से बोल पड़ा,
कौन है वो और कहाँ पर मिलेगा? बाबा ने आगे बताते हुए कहा कि इस गांव के अगले 3 गांव छोड़कर एक गांव है शिकारपुर, जहां कोई नहीं रहता सिवाय उस मांस की मटकी बनाने वाले के। शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर उसे मनाना इतना आसान भी नहीं होगा। फिर मैं इतना जानते ही उसी वक्त उस मांस की मटकी बनाने वाले से मिलने के लिए निकलना चाहता था, मगर जब उस बाबा ने कहा कि वो सिर्फ रात के वक्त ही उस वीराने गांव में मिलेगा, तो मैं रुक गया और रात होते ही मैं निकल गया। तकरीबन 3 से 4 घंटे पैदल चलने के बाद आखिरकार मैं शिकारपुर पहुंच ही गया, जहां एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था। पूरा का पूरा गांव सच में वीरान था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था कि उन घरों में लोग हैं और बहुत ही दुखी हैं। मैं किसी तरह उस मटकी वाले को खोजते खोजते हुए गांव के अंतिम छोर पर आ गया, मगर अब तक मुझे वो कहीं पर नजर नहीं आया। मैं पहले ही काफ़ी थक चुका था और ऊपर से मेरे शरीर की फूली हुई नसें भी मुझे अलग ही दर्द दे रही थी। मैं आसपास देख ही रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मिट्टी गूंद रहा हो। मैं उस आवाज़ का पीछा करता हुआ जब उस जगह पर पहुंचा, तो मैंने पाया कि एक आदमी मिट्टी गूंद रहा है। मैं उसे देखते ही समझ गया कि ये वो ही है। फिर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मेरा ध्यान वहां पड़े उन मांस के चितड़ों पर गया, जिसे वो मिट्टी की तरह गूंद रहा था। उसे मांस को गूंदता देखकर मैं समझ गया कि आखिर वो बाबा इस आदमी को मांस की मटकी बनाने वाला क्यों कह रहे थे। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं उसे टोकूं, मगर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लिहाजन मैंने उसे टोकते हुए कहा, भाई साहब सुनना जरा। मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी तरफ पलटा। उसके पलटते ही जब मैंने उसे देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी बहुत ही उदास है। उसका उतरा हुआ चेहरा और बिखरे हुए बाल से ये साफ जाहिर हो रहा था कि मैं आगे कुछ कहता तो वो आदमी एकदम से रोने लगा और रोते हुए बोला, बड़े सालों बाद किसी जिंदा इंसान को इतने पास से देख रहा हूँ। उसके हाथ अभी भी खून में सने हुए थे। भले ही वो खतरनाक नहीं लग रहा था, मगर उसकी बातें बेहद ही खौफनाक थीं। मैं उसे अपना हाल बताते हुए बोला, वो मैं एक मुसीबत में पड़ा हूँ और मुझे पता चला है कि आपके सिवा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं उन्हें अपनी काली होती जा रही नसों को दिखाते हुए सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मगर बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैंने इतना सुनते ही उनसे कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसमें यह बताओ कि ये मांस के मटके का क्या माजरा है। इस पर उस आदमी के एक बार फिर आंखों से आंसू बह पड़े और रोते हुए उन्होंने मुझे बताया कि सालों पहले इस गांव में भी दूसरे गांव की तरह चहल पहल हुआ करती थी। मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, मेरी बीवी और एक बेटी जो 17 साल की थी। फिर एक दिन गांव के कुछ बड़े औंधों वालों की मेरी बेटी पर नीयत बिगड़ गई और एक रात उन लोगों ने जबरन मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैं लाचार उनके दरवाजे पर रोजाना जाता, उनसे विनती करता, मगर वो लोग बेशर्मी की सारी हदें पार करते जा रहे थे। यहाँ तक कि प्रशासन के अधिकारी भी उनसे मिले पड़े थे। तकरीबन 13 दिनों तक मैं और मेरी बीवी उनके दरवाजे पर रोते ही रहे और 13वें दिन की रात को उन लोगों ने मेरी बेटी की अधनंगी लाश मेरे सामने फेंकते बोला, ले जा, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। बेटी की लाश को देखते ही मेरी बीवी ने उसी वक्त दम तोड़ दिया, मगर मैं नहीं मरा। किसी तरह जब मैं अपनी बीवी और बेटी की लाश को जलाने के लिए शमशान पहुंचा तो वहां एक तांत्रिक मिला और पता नहीं कैसे उस तांत्रिक को पहले से ही सब पता था। उसने मुझसे कहा, अगर तुझे बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही कर। उस वक्त मैं अपने आपे में नहीं था और बदले की भावना से मैंने हाँ कर दिया। मेरे हाँ करने के बाद 3 दिनों तक उस तांत्रिक ने एक काली पूजा करके एक शैतान को जगाया और फिर उस शैतान को उन लोगों को मारने के लिए भेज दिया। फिर अगली सुबह मुझे पता चला कि वो तीनों बहुत ही दर्दनाक मौत मरे हैं। मुझे उनकी मौत से खुशी तो मिली, मगर मुझे ये पता नहीं था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे गांव पर भारी पड़ने वाला है। उसी रात जब मैं उनकी मौत की खुशियां मना रहा था कि तभी वो शैतान मेरे पास आया और मुझसे बोला, मुझे भूख लगी है, और ये बोलकर वो गायब हो गया। और अगली ही सुबह गांव में मातम पसर गया।
दरअसल उस शैतान ने बहुत से गांव वालों की जान ले ली थी। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये सिर्फ शुरुआत भर है। लिहाजन मैं फिर से उस तांत्रिक के पास पहुंचा। इस बार उस तांत्रिक ने कहा, मैं उस शैतान को रोक तो नहीं सकता, मगर उसका दायरा सीमित कर सकता हूँ। इस पर मैंने कहा, जो भी बन पड़े कर दो। फिर उस तांत्रिक ने 9 दिनों तक एक और काली पूजा की और फिर इन दिनों में मुझसे 111 मांस के मटके बनाने को कहा। 9 दिन पूरा होने के बाद उस तांत्रिक ने उन 111 मटकों को अलग अलग जगहों पर रखवा दिया। उसके बाद से उस शैतान का दायरा सिर्फ उन्हीं मटकों तक सीमित हो गया। जब भी कोई उन मटकों के पास जाता है, वो मटका उस आदमी को खा जाता है। इतना बोलते बोलते उस कुम्हार ने कुछ पी लिया और मुझे भी एक नीली शीशी पकड़ाते हुए मुझसे कहा, पहले तो तुम्हें मेरे 111 टुकड़े करने होंगे, फिर किसी जानवर के खून से नहाना होगा, फिर जानवर के खून से नहाने के बाद तुम ये शीशी पी लेना और सूरज निकलने से पहले पहले उन 111 मटकों में मेरे मांस का एक एक टुकड़ा डाल देना और फिर कभी भी इस ओर लौटकर मत आना। मैं उसकी बातें सुनकर एकदम से दंग रह गया। भला मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान कैसे ले सकता था, मगर मैंने ना चाहते हुए भी ठीक वैसा ही किया जैसा उस कुम्हार ने कहा और सूरज ढलने से पहले पहले मैं वहाँ से काफ़ी दूर निकल गया और धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गया। मगर मेरे जहन में वो घटना हमेशा ही ताज़ा रही। बाद में सुनने में आया कि उस हाईवे पर एक सरकटा भूत नज़र आता है। शायद वो सुशीली है जो उस रात मारा गया था। खैर अब मैंने उस जगह से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है और फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब